जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 26 जनवरी 2023 को भारत में एक तरफ जहां 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु का पुलिस प्रशासन संविधान विरोधी कार्य कर रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सुपुर्द करते हुए कहा था कि हम एक विपरीत परिस्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीतिक रूप से लोग समान होंगे मगर सामाजिक व आर्थिक रूप से लोग असमान ही होंगे, उनमें असमानता ही होगी। वह विपरीत परिस्थिति आज संविधान लागू होने के 73 साल बाद भी बनी हुई है। जिन लोगों की संविधान पर आस्था है, उनका विश्वास है, उनके पास उसे लागू करने की ताकत नहीं है, वे उसे लागू नहीं कर सकते। और जो लोग संविधान विरोधी है, उन्हीं के पास उसे लागू करने या न करने की ताकत है। इसलिए वह संविधान पर अमल नहीं करते, बल्कि उसके विरोध में काम करते हुए दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ऐसा ही हुआ है। दरअसल बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उनके नेतृत्व में ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 26 जनवरी को कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकलने वाली थी। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होने वाली थी। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के उनके जो वहां के पदाधिकारी थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुमति लेने के लिए अर्जी भी दी थी। अर्जी बहुत समय पहले दी थी, मगर उस यात्रा को कन्याकुमारी की पुलिस प्रशासन ने न अनुमति दी और न ही उसे नकार दिया। पुलिस को अगर वामन मेश्राम की परिवर्तन यात्रा को अनुमति नहीं देनी थी, उन्हें ऐसा लगता था कि वो यात्रा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उसे लिखित में नकारना चाहिए था। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध कर यात्रा के आयोजकों का केवल समय बर्बाद करने का काम किया। जब 26 जनवरी को भी उन्हें परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तब वामन मेश्राम ने कन्याकुमारी से ही सोशल मीडिया के जरिए सारे देश भर के उनके कार्यकर्ताओं को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करने का आह्वान किया और सारे देश भर के उनके कार्यकर्ता इस काम पर लग गए। वामन मेश्राम ने अपने वीडियो में कन्याकुमारी के पुलिस की गैर संवैधानिक हरकतों के बारे में जानकारी दी और शाम 5 बजे के बाद देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने के निर्देश उनके कार्यकर्ताओं को दिए। वामन मेश्राम के आदेश पर अमल करते हुए लोगों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी और शाम 5 बजे तक देश भर के लाखों कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हो गए। जिलों और तहसीलों के पुलिस थानों में निवेदन दिए गए। वहां की पुलिस को पहले ही सूचित किया गया कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लोग हैं, वो वहां पर जेल भरने के लिए आने वाले हैं। इससे घबराकर पुलिस वालों ने उनके प्रमुख कार्यकर्ता एवं नेतृत्व करने वाले लोगों को पहले ही हिरासत में लिया, जिसे कानूनी भाषा में डिटेन करना कहते हैं। सारे देश के पुलिस थानों का यही हाल था। सोशल मीडिया में भी इस पर खूब लिखा गया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन को ट्विटर पर हजारों लोगों ने टैग करके कन्याकुमारी के पुलिस प्रशासन के संविधान विरोधी कामों के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लोगों ने कन्याकुमारी के एसपी DN हरि किरण प्रसाद को बर्खास्त करने की भी मांग की, लेकिन तमिलनाडु की राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब देश भर के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से डिटेन करने की खबरें वामन मेश्राम के पास पहुंची, तब उन्होंने एक और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस के संविधान विरोधी कार्यों के चलते वह इसके विरोध में कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, यानी ये मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे और उसके अलावा आने वाली 31 जनवरी 2023 को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। वामन मेश्राम की राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा तो शासक जातियों द्वारा ईवीएम में किए जा रहे षड्यंत्र को उजागर करने और मूल निवासी बहुजनों को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने के लिए है। इसके पहले भी वामन मेश्राम के ही नेतृत्व में ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा साल 2019 में निकली थी। वह पहली परिवर्तन यात्रा जम्मू से कन्याकुमारी तक थी।
केरल में पहुंचने से पहले ही केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से वह यात्रा यानी वामन मेश्राम की पहली परिवर्तन यात्रा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए अब यह दूसरी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से ही शुरू हो रही थी, लेकिन उसे रोकने का काम स्टालिन की पुलिस ने किया है। इस राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को शायद ही कोई नुकसान होगा, क्योंकि वामन मेश्राम जो है वो स्टालिन या उनकी विचारधारा के विरोधी नहीं है। जहां तक विचारधारा की बात है तो स्टालिन और वामन मेश्राम एक ही गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानने वाले बहुजन नेताओं में से है। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि वामन मेश्राम स्टालिन और उनकी विचारधारा का समर्थन करने वालों में से एक है। स्टालिन भी अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर पेरियार रामासामी तक के सभी बहुजन महापुरुषों के वारिस मानते हैं, और वामन मेश्राम भी, और वे दोनों भी वर्तमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आज चुनौती दे रहे हैं। अभी स्टालिन द्वारा तमिलनाडु विधानसभा के अंदर वहां के गवर्नर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व पेरियार रामासामी का नाम नहीं लिया, इसलिए स्टालिन ने उन्हें सभागृह से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि केवल इतना करना काफी नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी के एसपी डी.एन. हरिकिरण प्रसाद पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि लोग उनके संविधान विरोधी व्यवहार के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह मामला केवल वामन मेश्राम की परिवर्तन यात्रा को रोके जाने का नहीं है, मामला संविधान विरोधी कामों का है। संविधान ने मूल निवासी बहुजनों को जो अधिकार दिए, और उसमें भी जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन्हें हासिल करने की लड़ाई पूरे 108 साल चली है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी से लेकर पेरियार रामासामी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक सभी मूल निवासी बहुजन महापुरुषों एवं महानायिकाओं के त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से भारतीय संविधान की निर्मित हुई है। इसलिए इतने संघर्ष के बाद मिले हुए अधिकार और मौलिक अधिकारों को छोड़ देना इतना आसान मामला नहीं है। ये कोई सीधी बात नहीं है। मूल निवासी बहुजन महापुरुषों ने जितना संघर्ष उन अधिकारों को हासिल करने के लिए किया था, उससे कई गुना ज्यादा संघर्ष उन्हें संभालने के लिए करना चाहिए, और वामन मेश्राम वही कर रहे हैं। इसमें ब्राह्मणवादी संगठन या विचारधारा विरोध करते हैं तो बात समझ में भी आती है, लेकिन पेरियार व बाबा साहब का नाम लेने वाले लोग भी अगर इस मूवमेंट के लिए साथ सहयोग नहीं देंगे तो उन अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने ऐसा ही संविधान विरोधी कार्य किया था, जो लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने वामन मेश्राम की एक डीएनए कॉन्फ्रेंस को रोका था, जो हरियाणा में होने वाली थी, उसे नहीं होने दिया था। वामन मेश्राम ने वह डीएनए कॉन्फ्रेंस तो ली, लेकिन भाजपा सरकार के संविधान विरोधी व्यवहार के विरोध में कानूनी लड़ाई शुरू कर दी और आरएसएस के मुख्यालय पर 6 अक्टूबर 2022 को प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला था। और वह कोई साधारण प्रोटेस्ट मार्च नहीं था, बल्कि भारत मुक्ति मोर्चा के देश भर से आए हुए 3.5 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोग, यानी संघ परिवार जिन्हें हिंदू कहता है, वही लोग आरएसएस के मुख्यालय के प्रोटेस्ट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल थे। उसकी तैयारी भी वामन मेश्राम कई महीनों से कर रहे थे, और शायद इसी वजह से नागपुर के संघ मुख्यालय की सुरक्षा को भी उस वक्त बढ़ा दिया गया था। वामन मेश्राम का मानना है कि बात जब संविधान के अधिकारों की रक्षा की होती है, तब संघर्ष होना तो लाजमी है, लेकिन वह संघर्ष दुश्मनों के साथ होना चाहिए, आपस में नहीं। वामन मेश्राम ईवीएम के षड्यंत्र को तमाम भारतीयों के सामने उजागर करने का काम कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र को ईवीएम ने जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। और यह बात भी सही है कि ईवीएम जो है वो खुद ब खुद घोटाले नहीं करती, बल्कि शासक जाति के लोग ईवीएम में घोटाला करते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दुनिया के किसी भी विकसित देश में आम चुनाव, वहां के जो आम चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होते, वह आज भी बैलेट पेपर का ही उपयोग करते हैं। भारत या ब्राजील जैसे विकसनशील देशों में
वहां के चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए चुनाव के नतीजों के विरोध में ब्राजील की जनता सड़कों पर आ गई। करोड़ों लोगों ने वहां की संसद, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन भी घेर लिया था। भारत में भी अगर ईवीएम का षड्यंत्र उजागर हो गया तो यहां भी यानी भारत में भी करोड़ों लोग इस षड्यंत्र के विरोध में उतर जाएंगे। शायद इसीलिए वामन मेश्राम ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं। इससे नुकसान केवल उन्हीं का है जिन्हें ईवीएम में घोटाला करके फायदा मिल रहा है। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन भी इस ईवीएम के षड्यंत्र में शामिल है? अगर नहीं तो वे इस यात्रा में अवरोध बनने वाले संविधान विरोधी पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ईवीएम से ही चुनाव कराने को लेकर भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग के अपने ही तर्क हैं। तर्क ये कि बैलेट पेपर से चुनाव के नतीजे आने में समय लगता है, तो वही ईवीएम से नतीजे जल्द आ जाते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जल्द से जल्द चुनाव के नतीजे घोषित करने के लिए नहीं लगाई है। यह बहुत ही मौलिक बात है। उनकी जिम्मेदारी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए लगाई है। इसीलिए उन्हें सरकार से अलग रखा है, उन्हें स्वायत्त रखा है। लेकिन चुनाव आयोग केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है और वह केंद्र सरकार के ही लिए काम करता है, उन्हीं के इशारे पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि इस ईवीएम के षड्यंत्र में केवल भाजपा ही अकेली शामिल है। इसमें तो कांग्रेस भी बराबरी की भागीदार है, या यूं कहें कि कांग्रेस तो बीजेपी से भी आगे है, क्योंकि ईवीएम को भारतीय चुनाव प्रणाली में लाने का काम कांग्रेस ने ही किया था और उसका आम चुनावों में इस्तेमाल करने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस का ईवीएम षड्यंत्र सामने न आए इसलिए उन्होंने संघ से यानी संघ परिवार से, आरएसएस से समझौता कर लिया कि जैसे हमने 2004 व 2009 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करके किया है, वैसे ही आप भी 2014 व 19 में कर लेना, हमारा आपको समर्थन रहेगा। इसके पीछे वजह यह थी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ईवीएम के विरोध में एक मोर्चा खोलने जा रहे थे। इसमें भाजपा के वर्तमान राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी एवं जीवीएल नरसिम्हा राव भी शामिल थे। जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम का काला चिट्ठा खोलने के लिए डेमोक्रेसी एट रिस्क इस नाम की किताब भी लिखी है। दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम को घसीटकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। जो चुनाव आयोग लोगों के बीच में, मीडिया में ईवीएम की पवित्रता की बातें करता है, वही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की पवित्रता सिद्ध नहीं कर पाया। नतीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और उसके साथ वीवीपैट नाम की एक अलग मशीन जोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना लैंडमार्क जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को दिया और चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगनी चाहिए। पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी के लिए कम समय होने का बहाना बनाकर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं लगाई। इसका नतीजा ये रहा कि भाजपा चुनाव जीत गई। उसके बाद वह सारा मामला वामन मेश्राम ने अपने हाथों में लिया और ईवीएम विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उससे लेकर वे फिर से सुप्रीम कोर्ट गए, फिर एक केस डाली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करके केंद्रीय चुनाव आयोग ने न्यायालय की अवमानना की है, उनका अपमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास वीवीपैट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वामन मेश्राम के समर्थन में 24 अप्रैल 2017 को फैसला सुनाया कि हर एक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगना बंधनकारक होगा। तब जाकर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से पैसे की मांग की और केंद्र सरकार ने 3200 करोड़ रुपए यानी 3200 करोड़ रुपया मंजूर किया। उसके बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई।
लेकिन कांग्रेस के साथ हुए समझौते के तहत 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने ईवीएम में घोटाला करके ही जीत लिया। ईवीएम में जो कई प्रकार की खामियां हैं, उनमें सबसे बड़ी खामी यह है कि उसमें डाले गए मतों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम में डाले गए वोट फिजिकल नहीं होते, वह डिजिटल होते हैं। वीवीपैट लगाने से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी हर एक मतदाता के मतों का कागज के द्वारा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करना। जैसे एटीएम से पैसा निकालने के बाद एक पर्ची निकलती है और हम अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार की मशीन लगाने का प्रस्ताव अब ब्राजील के विरोधी दल के नेता जैर बोल्सोनारो ने भी उनके यहाँ पर यानी ब्राजील में दिया हुआ है। लेकिन ईवीएम में होने वाले मतों का घोटाला तभी पकड़ा जा सकता है जब ईवीएम के वोट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को गिना जाएगा, यानी हर एक मत का वोट का ऑडिट होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में ही कही थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित स्थिति में रिकाउंटिंग की जाएगी। रिकाउंटिंग का मतलब होता है कि हर वोट का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद फिर एक बार वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि जब तक ईवीएम के मतों का वीवीपैट की पर्चियों के साथ सत्यापन नहीं किया जाता, तब तक यह घोटाला होता रहेगा। और रिकाउंटिंग की बात जो है वो खुद शीर्ष अदालत ने ही 8 अक्टूबर के अपने फैसले में कही है, और चुनाव आयोग फिर से उस पर अमल न करके अदालत की अवमानना कर रहा है। वामन मेश्राम के बाद 21 विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दी। उनका कहना था कि ईवीएम और वीवीपैट का 50% मिलान होना चाहिए। दोनों केस अलग अलग थी। सुप्रीम कोर्ट ने वामन मेश्राम व 21 विपक्षी दलों की केस की सुनवाई और फैसला एक साथ किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 50% नहीं, लेकिन हर विधानसभा के किसी भी 5 पोलिंग स्टेशंस पर मिलान करना होगा। 50% मिलान की बात को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के तर्क के साथ सहमत होकर खारिज कर दिया कि इसमें ज्यादा समय लगेगा और नतीजे आने में देर होगी। दरअसल शीर्ष अदालत को मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की दृष्टि से सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग की बेतुकी बात को मानकर निर्णय दिया। इसमें भी चुनाव आयोग ने चालाकी की कि 5 पोलिंग स्टेशंस की जगह पर उन्होंने केवल 5 ईवीएम वीवीपैट का मिलान करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी कई जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट मैच नहीं हुए, पर चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात यह कि चुनाव आयोग मतगणना पहले कर लेता है और मिलान करने का जो कार्य है वो अंत में रखता है। इससे होता यह है कि मतगणना के अंत तक किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मतगणना केंद्रों पर उपस्थित नहीं रहता, नहीं रुकता। हार को सामने देखकर वह सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां से यानी मतगणना केंद्रों से चले जाते हैं, और इस तरह से मिलान का काम होता है या नहीं होता, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। असल में मिलान का कार्य मतगणना शुरू होने से पहले ही करना चाहिए, ऐसी एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कुल मिलाकर मामला यह है कि वीवीपैट लगाने के बावजूद भी ईवीएम में धांधली होती है, ऐसा कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों का मानना है, और वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। वामन मेश्राम की ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा की घोषणा के बाद ही सभी विपक्षी दल सक्रिय हो गए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक प्रेस वार्ता में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर फिर से आघात किया है। वामन मेश्राम की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले ही अगर यह स्थिति है, तो यात्रा 1 साल चलकर जब देश के 670 जिलों से गुजरेगी और अगले साल 2024 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर में पहुंचेगी, तब देश का ईवीएम के बारे में क्या रुख होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पर एक बात समझने से परे है कि एमके स्टालिन वामन मेश्राम की यात्रा को क्यों रोक रहे हैं।